नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जन्म कुंडली का चक्कर। उस दिन सुबह ही मेरे घनिष्ठ मित्र प्रशांत का फोन आया और दोपहर को डाकिया उसके द्वारा भेजा गया वैवाहिक निमंत्रण पत्र दे गया। प्रशांत की बड़ी बेटी पल्लवी की शादी तय हो गई थी। इस समाचार से मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैंने प्रशांत को आश्वस्त कर दिया कि 15 दिन बाद होने वाली पल्लवी की शादी में हम पति पत्नी अवश्य शरीक होंगे। बचपन से ही प्रशांत मेरा जिगरी दोस्त रहा है। हमने साथ साथ पढ़ाई पूरी की और लगभग एक ही समय हम दोनों अलग अलग बैंकों में नौकरी में लग गए। हम अलग अलग जगहों पर कार्य करते रहे, लेकिन विशेष त्योहारों के मौके पर हमारी मुलाकातें होती रहती थी। हमारे 2-3 दूसरे मित्र भी थे जिनके साथ छुट्टियों में रोज हमारी बैठकें जमती थी। हम विभिन्न विषयों पर बातें करते और फिर अंत में पारिवारिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगते थे। बढ़ती उम्र के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की शादी जैसे विषयों पर हमारी बातचीत ज़्यादा होती रहती थी। प्रशांत की दोनों बेटियां एमए तक की शिक्षा पूरी कर नौकरी करने लगी थी, जबकि मेरे दोनों बेटे अभी पढ़ रहे थे। हमारे कई सहकर्मी अपनी बेटियों की शादी करके निश्चिंत हो गए थे। प्रशांत की बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके रिटायर होने का समय नजदीक आ रहा था। उसकी बड़ी बेटी पल्लवी की जन्म कुंडली कुछ ऐसी थी कि जिसके कारण उसके लायक सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। हमारे खानदान में जन्म कुंडली को कभी महत्व नहीं दिया गया, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार कुछ खास दोस्तों की बैठक में प्रशांत ने बताया था कि पल्लवी मांगलिक है और उसका गण राक्षस है। मेरी जिज्ञासा पर वह बोला, कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल ग्रह रहने पर व्यक्ति मंगली या मांगलिक कहलाता है और कुंडली के आधार पर लोग देव, मनुष्य या राक्षस गण वाले हो जाते हैं। कुछ अन्य बातों के साथ वर वधू के न्यूनतम 18 गुण या अंक मिलने चाहिए। जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है उसकी शादी यदि मांगलिक से हो जाए तो उसे कष्ट होगा। किसी को मांगलिक बनाने का आधार मुझे विचित्र लगा और लोगों को 3 श्रेणियों में बांटना तो वैसे ही हुआ जैसे हिंदू समाज को 4 प्रमुख जातियों में विभाजित करना। फिर जो मांगलिक नहीं है उसे अमांगलिक क्यों नहीं कहा जाता? यहाँ मंगल ही अमंगलकारी हो जाता है और कुंडली के अनुसार दुष्चरित्र व्यक्ति देवता और सुसंस्कारित मृदुभाषी कन्या राक्षस हो जाती है। मुझे यह सब बड़ा अटपटा लग रहा था। प्रशांत की बेटी पल्लवी ने एमएससी करने के बाद बीएड किया और एक बड़े स्कूल में शिक्षिका बन गई। उसका रंग रूप अच्छा है, सीधी सरल स्वभाव की है और गृह कार्य में भी उसकी रुचि रहती है। ऐसी सुयोग्य कन्या का पिता समाज के अंधविश्वासों की वजह से पिछले 2-3 वर्ष से परेशान रह रहा था। जन्म कुंडली उसके गले का फंदा बन गई थी। मुझे लगा जिस तरह जाति प्रथा को बहुत से लोग नकारने लगे हैं, उसी प्रकार इस अकल्याणकारी जन्म कुंडली को भी निरर्थक और अनावश्यक बना देना चाहिए। प्रशांत फिर कहने लगा, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी इतने रूढ़िवादी हैं कि बायोडेटा और फोटो बाद में देखते हैं, पहले कुंडली का मिलान करते हैं। कभी मंगली लड़का मिलता है तो दोनों के 18 से कम गुण मिलते हैं। जहाँ 25-30 गुण मिलते हैं वहाँ गण नहीं मिलते या लड़का मंगली नहीं होता। मैं अब तक 100 से ज़्यादा जगह संपर्क कर चुका हूँ, किंतु कहीं कोई बात नहीं बनी। मैं, अमित और विवेक तीनों उसके हितैषी थे और हमेशा उसके भले की सोचते थे। उस दिन अमित ने उसे सुझाव दिया कि किसी साइबर कैफे में पल्लवी की जन्म तिथि थोड़ा आगे पीछे करके एक अच्छी सी कुंडली बनवा लेने से शायद उसका रिश्ता जल्दी तय हो जाए। प्रशांत तुरंत बोल उठा, मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है। किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी मैं नहीं कर सकता। मैं किसी को धोखा देने की बात नहीं कह रहा, अमित ने उसे समझाना चाहा। किसी का अंधविश्वास दूर करने के लिए अगर एक झूठ का सहारा लेना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? क्या कोई पंडित या ज्योतिषी इस बात की गारंटी दे सकता है कि वर और कन्या की कुंडलियां अच्छी मिलने पर उनका दाम्पत्य जीवन सफल और सदा सुखमय रहेगा?
हमारे पंडित जी जो दूसरों की कुंडली बनाते और भविष्य बतलाते हैं, स्वयं 45 वर्ष की आयु में विदुर हो गए। एक दूसरे नामी पंडित का भतीजा शादी के महज 5 साल बाद ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके बाद उन्होंने जन्म कुंडली और भविष्यवाणियों से तौबा ही कर ली। वह फिर बोला, मेरे माता पिता 80-85 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जबकि कुंडलियों के अनुसार उनके सिर्फ 8 ही गुण मिलते हैं। प्रशांत सब सुनता रहा, किंतु वह पल्लवी की कुंडली में कुछ भी हेर फेर करने के अमित के सुझाव से सहमत नहीं था। कुछ महीने बाद हम फिर मिले। इस बार प्रशांत कुछ ज़्यादा ही उदास नजर आ रहा था। कुछ लोग अपनी परेशानियों के बारे में अपने निकट संबंधियों या दोस्तों को भी कुछ बताना नहीं चाहते। आज के ज़माने में लोग इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि बस थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर चल देते। उनसे निपटना तो खुद ही होगा। हमारे छेड़ने पर वह कहने लगा कि पंडितों के चक्कर में उसे काफ़ी शारीरिक कष्ट तथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और कोई लाभ नहीं हुआ। 2 वर्ष पहले किसी ने काल सर्प दोष बताकर उसे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध स्थान पर सोने के सर्प की पूजा और पिंडदान करने का सुझाव दिया था। उतनी दूर सब परिवार आने जाने, होटल में 3 दिन ठहरने और सोने के सर्प सहित दान दक्षिणा में उसके लगभग 20,000 रुपये खर्च हो गए। उसके कुछ महीने बाद एक दूसरे पंडित ने महामृत्युंजय जाप और पूजा हवन की सलाह दी थी। इसमें फिर 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हुए। उन पंडितों के अनुसार पल्लवी का रिश्ता पिछले साल ही तय होना निश्चित था। अब 1-1.5 साल बाद भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे समझाने के इरादे से कहा, तुम जन्म कुंडली और ऐसे पंडितों को कुछ समय के लिए भूल जाओ। यजमान का भला हो ना हो, इनकी कमाई अच्छी होनी चाहिए। जो कहते हैं कि अलग अलग राशि वाले लोगों पर ग्रहों के असर पड़ते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? भिन्न राशि वाले एक साथ धूप में बैठे तो क्या सबको सूर्य की किरणों से विटामिन डी नहीं मिलेगा? मेरे दोस्त, तुम अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलकर ऐसी जगह बात चलाओ जहां जन्म कुंडली को महत्व नहीं दिया जाता। मेरी बातों का समर्थन करते हुए अमित बोला, कुंडली मिलाकर जितनी शादियां होती हैं उनमें बहुएं जलाने या मारने, असमय विधुर या विधवा होने, आत्महत्या करने, तलाकशुदा या विकलांग अथवा असाध्य रोगों से ग्रसित होने के कितने प्रतिशत मामले होते हैं। ऐसा कोई सर्वे किया जाए तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ जाएगा। इस पर कितने लोग ध्यान देते हैं? मुझे तो लगता है इस कुंडली ने लोगों की मानसिकता को संकीर्ण और सशंकित कर दिया है। सब बकवास है। उस दिन मुझे लगा कि प्रशांत की सोच में कुछ बदलाव आ गया था। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह ऐसे पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। खैर, अंत भला तो सब भला। हम तो उसकी बेटियों की जल्दी शादी तय होने की कामना ही करते रहे और अब एक खुशखबरी तो आ ही गई। हम पति पत्नी ठीक शादी के दिन ही रांची पहुंच सके। प्रशांत इतना व्यस्त था कि 2 दिन तक उससे कुछ खास बातें नहीं हो पाई। उसने दबाव डालकर हमें 2 दिन और रोक लिया था। तीसरे दिन जब ज़्यादातर मेहमान विदा हो चुके थे, हम इत्मीनान से बैठकर गपशप करने लगे। उस वक्त प्रशांत का साला भी वहाँ मौजूद था। वही हमें बताने लगा कि किस तरह अचानक रिश्ता तय हुआ। उसने कहा, आज के ज़माने में कामकाजी लड़कियां स्वयं जल्दी विवाह करना नहीं चाहती। उनमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान की भावना होती है और वे आर्थिक रूप से अपना एक ठोस आधार बनाना चाहती हैं, जिससे उन्हें अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए अपने पति के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पल्लवी को अभी 2 साल ही तो हुए थे नौकरी करते हुए, लेकिन मेरे जीजाजी को ऐसी जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने दूसरी जाति के एक विधुर से उसका संबंध तय कर दिया। वैसे मेरे लिए यह बिल्कुल नई खबर थी, किंतु मुझे इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। पल्लवी का पति 30-32 वर्ष का नवयुवक था और देखने सुनने में ठीक लग रहा था।
हम लोगों का मित्र विवेक प्रशांत की बिरादरी से ही था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रशांत ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उसने उससे पूछा, पल्लवी जैसी कन्या के लिए अपने समाज में ही अच्छे कुंवारे लड़के मिल सकते थे, तुम थोड़ा और इंतजार कर सकते थे। आखिर क्या मजबूरी थी कि उसकी शादी तुमने एक ऐसे विधुर से कर दी जिसकी पत्नी की संदेह परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, पल्लवी की भी इसमें पूरी सहमति थी। जब हम अलग अलग जातियों के लोग आपस में इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, साथ खा पी और रह सकते हैं, तो फिर अंतर जातीय विवाह क्यों नहीं कर सकते। प्रशांत कहने लगा, एक विदुर जो नौजवान है, रेलवे में इंजीनियर है और जिसे कार्यस्थल भोपाल में अच्छा सा फ्लैट मिला हुआ है, उसमें क्या बुराई है। फिर यहाँ जन्म कुंडली मिलाने का कोई चक्कर नहीं था और उसकी पहली पत्नी की मौत। विवेक शायद प्रशांत के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। प्रशांत ने कहा, अखबारों में प्राय रोज ही दहेज के लोभी ससुराल वालों द्वारा बहुओं को प्रताड़ित करने अथवा मार डालने की खबरें छपती रहती हैं। हमें भी डर होता था, किंतु एक विधुर से बेटी का ब्याह करके मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है पल्लवी वहाँ खुश रहेगी। आखिर ससुराल वाले कितनी बहुओं की जान लेंगे। वैसे उनकी बहू की मौत महज एक हादसा थी। तुम्हारा निर्णय गलत नहीं रहा, विवेक मुस्कुराकर बोला। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।